भावेश राव की बेटी की मुट्ठी में रघुवीर के बेटे की उंगली फंसी हुई थी। एक पल के लिए भावेश राव खुश हो जाता है, पर वो जानता था कि उसकी बेटी जीवित नहीं है। उसे लग रहा था कि गलती से रघुवीर के बेटे ने अपनी उंगली उसकी मुट्ठी में फंसा ली होगी। ये सोच वो उसकी उंगली छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जो कि आसानी से छूट नहीं रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वही हैरान रघुवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो नहीं जानता था कैसे, पर उसके प्रिय मित्र की बेटी जीवित हो गई थी। इससे ज्यादा उसके लिए कोई और खुशी की बात नहीं हो सकती थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। वही भावेश राव किसी तरह रघुवीर के बेटे की उंगली छुड़ाकर वहां से आने लगता है, पर तभी उसके कदम रुक जाते हैं। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज सुन वो जैसे ही पीछे पलटता है तो उसे वहीं उसी पालने में उसकी ही बेटी जोर जोर से रोती हुई नजर आती है। उसकी बेटी ने आंखें खोल रखी थी, जो लाल रंग में चमक रही थी। उसे देख भावेश राव हक्का बक्का रह जाता है। वहीं पीछे से रघुवीर भी आते हुए भावेश के कंधे पर हाथ रख मुस्कुराते हुए उसकी बेटी को देखता है। पर जैसे ही उसकी नजर उसकी लाल आंखों पर जाती है, वो हैरान होते हुए भावेश को देख कहता है, भावेश, तुम्हारी बेटी दिव्य है, उसके पास देव अग्नि है। वही भावेश राव हैरानी और खुशी के मारे जम सा गया था। उसे अपनी बेटी की आवाज सुन के जो खुशी मिली थी वो बयां नहीं कर पा रहा था। तभी अपनी बेटी के ज्यादा रोने से वो होश में आते हुए उस पालने के पास जाता है। वही भावेश राव की पत्नी भी ये सब देख रही थी। उसने तो हार ही मान ली थी। उसके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वही भावेश राव हैरानी से मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को देखता है। वो अभी भी रोए जा रही थी। वहीं उसकी गोद में मौजूद रघुवीर का बेटा भी उछल रहा था। वो अपना हाथ उस बच्ची की ओर करते हुए वहां जाने की जिद कर रहा था। भावेश राव परेशान होते हुए उन दोनों बच्चों को देख रहा था। तभी रघुवीर मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है हमारी तरह इन दोनों की भी मित्रता हो गई है, जाने दो उसे उसके पास। रघुवीर भावेश राव को देख कहता है। वही भावेश राव रघुवीर की बात मानते हुए रघुवीर के बेटे को उस पालने में वापस से बैठा देता है। जैसे ही वो उसे छोड़ता है, रघुवीर का बेटा तेजी से उसकी बेटी की ओर भाग जाता और उसके पास बैठ जाता है। वही भावेश राव की बेटी उसे देखते ही चुप हो जाती है और खुशी से हंसते हुए अपने हाथ पैर हिलाने लगती है। तभी रघुवीर का बेटा अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये देख भावेश की बेटी अपना हाथ उसकी छोटी हथेली पर रख देती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वही सभी ये देख पहले तो हैरान होते हैं, फिर मुस्कुराने लगते हैं। तभी मुस्कुराते हुए भावेश राव रघुवीर को देख कहता है, रघुवीर, मुझे लगता है हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का समय आ गया है। तुम्हारे बेटे ने पैदा होते ही मेरी बेटी का हाथ थामकर उसकी रक्षा की है। मुझे यकीन है इसके होते मेरी बेटी पर कोई संकट नहीं आ सकता। तो बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? ये बोल भावेश राव मुस्कुराकर रघुवीर को देखते हुए अपना हाथ आगे कर देता है। रघुवीर के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वही दोनों की पत्नियां भी उनकी ओर देख रही थीं। सभी रघुवीर के फैसले का इंतजार कर रहे थे कि तभी रघुवीर का गंभीर चेहरा मुस्कुराहट में बदल जाता है और वो मुस्कुराते हुए भावेश राव के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे ये प्रस्ताव मंजूर है। मैं वचन देता हूं कि मेरे बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से ही होगा। ये बोल वो दोनों एक दूसरे के हाथ को कसकर पकड़ते हुए पंजा लगाने की मुद्रा में ले आते हैं और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं। उस पूरे कक्ष में खुशी का माहौल था, पर वही कक्ष के बाहर वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसके हाथ में एक सोने का गिलास था जिसके अंदर महंगी शराब भरी हुई थी। वो उसमें से एक घुट पीते हुए द्वार से कक्ष के अंदर देखता है। उसको देखकर प्रतीत हो रहा था कि वो उस बच्ची के पैदा होने से नाखुश है। वो एक नजर अंदर की ओर देख वहां से आगे चला जाता है। उसके लड़खड़ाते कदम तेजी से आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी उसकी नजर सामने से आती एक दासी पर पड़ती है। उसे देख उस व्यक्ति की आंखें चमक उठती हैं। वही वो दासी अपने हाथे में दोनों रानियों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आ रही थी। वो खास तौर पर भावेश राव की पत्नी का ध्यान रखने के लिए नियुक्त की गई थी। भावेश राव की पत्नी यशोधरा के खाने से लेके सभी जरूरतों का ध्यान वही दासी रखती थी।
अभी भी वो वहीं जा ही रही थी। उसका ध्यान सामने की तरफ नहीं था। वो जा ही रही थी कि तभी अचानक से वही व्यक्ति जो दूसरी तरफ से आ रहा था, उस दासी का हाथ पकड़ खींचते हुए अपने साथ एक कक्ष में लेके जाने लगता है। खुद के हाथ पर किसी की पकड़ महसूस कर वो दासी घबरा जाती है और उसके हाथ में मौजूद खाने की चीजों से भरी थाली छुटकर जमीन पर जा गिरती है। वहां से भावेश राव का कक्ष काफी दूर था, जिस वजह से वहां तक कोई आवाज नहीं जा रही थी। वो कक्ष उसी व्यक्ति का था। वो व्यक्ति भावेश राव का छोटा भाई था, जो उसी से कुछ ही मिनट छोटा था। वो दोनों जुड़वा भाई थे। उसका नाम मुकेश राव था। उसकी पत्नी की कुछ सालों पहले सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। उसकी और उसकी पत्नी की बनती नहीं थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। उसकी एक बेटी भी थी, जो अभी 3 साल की थी। मुकेश किसी से प्यार करता था, तो वो बस उसकी बेटी थी। उसको संभालने के लिए कई दासियां रखी गई थी। मुकेश अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसे थोड़ा भी कष्ट होने पर वो दासियों को मृत्यु दंड दे देता था। एक बार एक दासी की गलती से उसकी बेटी का एक खिलौना टूट गया था, तो उसने उसके टुकड़े करवा का जंगली जानवरों को खिला दिया था। मुकेश यशोधरा की दासी को खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था। वो दासी चिल्लाने वाली थी, पर तभी उसकी नजर मुकेश के चेहरे पर पड़ जाती है। उसे देख वो चुप हो जाती है और धीमी आवाज में खुद को छोड़ने के लिए कहने लगती है। वो जानती थी कि यहां शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि महल के इस कोने में सभी प्रहरी मुकेश के विश्वास पात्र थे। यदि उसने शोर मचाया भी तो किसी के आने से पहले ही उसका कोई पता नहीं चलेगा। वहीं मुकेश उसे खींचकर अपने कक्ष में लेकर जाते हुए द्वार बंद कर देता है और उस दासी को गले से पकड़ते हुए दीवार से लगाकर जमीन से ऊपर उठा देता है। उस दासी को सांसें भी नहीं आ रही थी। उसकी आंखें लाल पड़ती जा रही थीं। उसे देख गुस्से से मुकेश राव कहता है, तुम्हें मैंने भाभी यशोधरा को रोजाना थोड़ा थोड़ा विष देने को बोला था, ताकि उसकी संतान पैदा होने से पहले ही मर जाए, लेकिन उसकी संतान अभी भी जीवित है। तुम्हें पता है ना, मेरे साथ विश्वासघात करने का क्या नतीजा होता है। वही उस दासी ने मुकेश राव के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे पता था कि यह सब व्यर्थ है। मुकेश कोई आम इंसान नहीं था, वो एक उच्च स्तरीय योद्धा था। तभी वो उस दासी से पकड़ ढीली करते हुए उसे बोलने का मौका देते हुए कहता है, बोल, तूने यशोधरा के खाने में विष क्यों नहीं मिलाया? ये सुन वो दासी जोर से सांस लेने की कोशिश करते हुए कहती है, मैंने आपने जितना बोला था उतना ही विष दिया था और उनकी बेटी मृत्यु ही पैदा हुई, परंतु महाराज रघुवीर के पुत्र के छूते ही ना जाने कैसे वो जीवित हो गई। मुझे छोड़ दीजिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सुन मुकेश राव सोच में पड़ जाता है। वो गुस्से से दांत पिसते हुए मन में कहता है, ये रघुवीर कम था, जो उसका बेटा भी मेरे रास्ते का कांटा बनने लगा है। ये मन में कहते हुए वो उस दासी की ओर गुस्से से देखता है और कहता है, तुमने अपना कार्य अच्छे से किया, इसका फल तो तुम्हें मिलना चाहिए। ये बोलते हुए वो उस दासी को जमीन पर उतारता है। वो दासी नीचे आते ही लंबी लंबी सांसें लेती है। उसके चेहरे पर जान बचने वाले भाव थे, पर तभी उसे दर्द महसूस होता है। जैसे ही वो देखती है तो पाती है कि मुकेश राव ने उसे बालों से पकड़ रखा है। वो उसे शैतानी नजरों से देखते हुए बालों को पकड़ खींचता है और सीधा अपने बिस्तर के ऊपर पटक देता है। वहीं बाहर खड़े कुछ सैनिक अंदर से आ रही दर्द भरी आवाजें सुन रहे थे। कुछ को उस पर दया आ रही थी तो कुछ को हंसी आ रही थी। कुछ समय बाद उस कक्ष का द्वार खुलता है और उसमें से मुकेश राव अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर आता है और वहां खड़े सभी सैनिकों को तीखी नजरों से देखते हुए वहां से चला जाता है। उन सब ने मुकेश के देखने पर नजरें नीची कर ली थी। वही कक्ष में अंदर जमीन पर उस दासी के कपड़े बिखरे पड़े थे। वही बिना कपड़ों के वो दासी उस बिस्तर पर एक कंबल में पड़ी हुई थी। उसकी हालत दयनीय थी। उसके होंठ सूजे और जगह जगह से कटे हुए थे। चेहरे, गर्दन और सीने पर बहुत से निशान साफ दिखाई दे रहे थे। आंखों में काजल बहकर फैल गया था। बाल अस्त व्यस्त हुए पड़े थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें मानो ऊपर वाले को कोस रही थी। उसे खुद से घिन आ रही थी। क्या होगा अब आगे? क्या कोई करेगा उस दासी की सहायता?
क्या मिलेगा उसे, इंसाफ या महल की चार दीवारों में सिमट कर रह जाएगा? ये राज जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।